एक व्यक्ति जो पानी पे जिंदा रह गया, कई महीनों से उसने खाना नहीं खाया और बहुत सारी चीज हम अक्सर सुनते हैं, आप डॉक्टर से सुनते हैं कि कोई भी खाना ना खाने से नहीं मरता, गलत खाने से, ज्यादा खाने से शरीर में दिक्कतें होती हैं। मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इस बच्ची के साथ कि वो इतना भूखा रह गई कि उसकी जान चली गई, मतलब खाने और बॉडी का और फाइनली डेथ हो जाने का ये पीरियड, ये कोरिलेशन, ये कितना लंबा है? ऐसा ये रातों रात नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। आप देखेंगे कि 2 तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एक डिसऑर्डर है जिसमें आदमी एक्सेस खाता है। आप देखेंगे मोटापा बढ़ता जा रहा है, मगर वो खाना बंद नहीं करता है। एक्सेस भूख लगती है, हर समय फूड चाहिए। और एक जो है टोटल विपरीत है, जो ज़्यादातर लड़कियों में देखते हैं यंग एज में, कि वो अपनी फिगर को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि वो खाना उनको लगने लगता है कि भई ये तो ज़हर है हमारे लिए। खाना बिल्कुल जो है वो नहीं खाना है, मन में वो पक्का कर लेती हैं इस चीज़ को। और जब मन में एक पक्का दृढ़ संकल्प हो जाता है, तो वो खाने को एक तरह से हेट करने लगती हैं और ये जो अपना ईटिंग डिसऑर्डर है, उससे वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। शरीर को बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं चलने के लिए 1600 से 2000 किलो कैलोरीज़। अगर हम उसको नहीं देंगे तो बॉडी का फैट, मसल, बोन सबको धीरे-धीरे डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। पेशेंट का वेट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसका इम्यूनिटी के जो प्रोटीन्स हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएँगे और अल्टीमेटली वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हों। और दूसरा, रेगुलर मात्रा में अगर किसी ने वेट कम भी करना है तो उसके भी तरीके हैं। अपनी डाइट में आप कैलोरीज को मॉडिफाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट आप अपना वेट तरीके से घटा सकें। तो ये अवेयरनेस जो है सोसाइटी में आना बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल होकर अपने ऐसे कदम ना उठाएँ और अपने फिगर को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस ना हो, एक्सरसाइज करें, राइट फूड खाएँ, सो दैट आप सही तरीके से अपनी शेप में आ जाएँ। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है यहाँ पे, एक जिज्ञासा है कि ये जो लड़की थी, क्या ऐसा अब उन्होंने जब पता नहीं कितने समय तक ये वो कर रही थी, कुछ लंबा समय तो रहा होगा जब वो पानी पी रही थी, सुना था घर वालों से खाना भी छुपा लेती थी, इवन उनको बीच में डॉक्टर्स के पास ले जाया भी गया, इवन जब वो फाइनली हॉस्पिटलाइज भी हुई तब शायद 10-12 दिन वो रही, उसके बाद ये हादसा हुआ है। क्या खाना ना खाने से बात इस हद तक खराब हो गई कि आपके पास रिकवरी का रास्ता ही खत्म हो गया, सीधी जान पे बात आ गई? तो जब आप देखिए 25 किलो वज़न हो गया, एक एडल्ट का 25 किलो वज़न इज़ वेरी लो। तो 25 किलो वज़न में कहाँ इम्यूनिटी और कहाँ से ऑर्गन्स इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं कि ज़रा-सा भी कोई इन्फेक्शन होगा या इतने कीटोन्स ही बन जाते हैं बॉडी के अंदर भूखे रह के कि बॉडी का पीएच बैलेंस सब खराब हो जाता है और बॉडी के अंदर हार्ट की एक्टिविटी, लिवर की एक्टिविटी, सब ऑर्गन्स की एक्टिविटी बहुत क्षीण होने लगती है। बिकॉज़ बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपका पीएच बैलेंस ठीक नहीं है, अगर आपके अंदर फाइटिंग मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन लेवल्स नहीं है, तो आप किसी भी इन्फेक्शन को सकम कर जाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को समझें और बॉडी को समझकर क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड डायटीशियन, न्यूट्रिशनलिस्ट इनसे सलाह लेके वज़न कम करें। वज़न कम करनी अच्छी चीज़ है मगर उसके लिए खुराक भी सही चाहिए। पानी पी के वज़न नहीं कम किया जाता है। तो राइट। ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कि आप अपना खुराक, पौष्टिक आहार बिल्कुल ना छोड़ें। राइट। डॉक्टर आशुतोष, एक साइकोलॉजिकल चीज है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर एनोरेक्सिया नर्वोसा की तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन मैं किसी एनालिसिस में पढ़ रहा था कि बैलेंस में कोई चीज करना मुश्किल है,
मैं आपसे कहूं कि एक बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस एक्सरसाइज कीजिए, बनिस्बत जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना कि खाना ही बंद कर दो, इतना सारा कर दो, उतना सारा कर दो, ये साइकोलॉजिकली आसान होता है क्या? इसीलिए ये जो सब ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, जैसा अभी रिद्धिमा भी बता रही है कि वहां पे एक दूसरा पर्पस होता है वो सारी, कि आपको रिजल्ट दिखें और आपको लगे कि हाँ इन्हें फॉलो करें, ये करें वो करें, तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं क्या आपस में, जहां साइकोलॉजी प्ले करती है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं त्याग दूं? हाँ जी। तो विपिन जी देखिए, ये जो हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोल रहे हैं, इसमें तकरीबन 60 से 80% कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स से रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वातावरण से प्रभावित होता है। ये नहीं, अंदर मैं तो डॉक्टर साहब कह रहा हूं कि इस बीमारी को हटा देते हैं, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन मैं जो एक अमूमन जनरल टेंडेंसी देख रहा हूं लोगों की, हाँ, वो ये कि वो एक्सट्रीमिटी पे जा रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ये डाइट कर दूंगा, मैं सिर्फ फ्रूट पे रहूंगा, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, मैं सिर्फ सब्जियां खाऊंगा। वो ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं एक बैलेंस डाइट लूंगा, मैं अपना पोर्शन छोटा रखूंगा, मैं 2 की जगह 1 रोटी खाऊंगा, लेकिन प्रॉपर खाना खाऊंगा। तो करेक्ट। तो ये जो बीमारी है एक्चुअली, अगर हम इसको साइड में भी रखें, ये एक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है जिसे हम इम्पल्सिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपने अंदर के इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और कंपल्सरीली कुछ चीज करते हैं। ये लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वातावरण में उनके क्या हो रहा है। और आजकल वातावरण ऐसा नहीं है कि जो आपके आसपास में क्या हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और लोग देख देख के नकल करते हैं और कभी कभी उसमें वो काबू नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है मुझे ऐसा ही होना चाहिए, यही शेप बराबर है, और ये रातों रात ही होना जरूरी है। तो इसके अंदर जो जोखिम है उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते और अपनी अंदर की इम्पल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये इम्पल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम के ऊपर ये एक्सट्रीम में एनोरेक्सिया नर्वोसा है, पर बाकी का जो कम है, जो जी। आप बोलते हैं ये जो फैट डाइट्स है, क्रैश डाइट्स है, जो ओवरनाइट लोग अपने आप को कम पतला करना चाहते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं, ये सब आपको दिख रहा है। और इसके अंदर बेसिकली अंडरलाइंग जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग देखेंगे तो 100 के 100 को ऐसा हो जाता है। कुछ ही है जिनको ये होने वाला है और उनके अंदर वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है। हाँ, लेकिन जो बाकी के 99 बचेंगे वो भले ही उनकी बात उनकी जान तक नहीं आएगी, लेकिन वो अपना बहुत कुछ खराब कर लेंगे अपने शरीर को। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ पे लेता हूँ और इस बात